आदाब, मैं हूं आपके साथ अस्मिता मलिक, हाजिर हूं इंटरनेशनल योग डे पर एक खास प्रोग्राम के साथ। जी हां, 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इन दिनों पूरी दुनिया में ही इंटरनेशनल योगा डे की धूम मची है। हर कोई यही जानना चाहता है कि योग क्या है, इसके क्या फायदे हैं और उन फायदों को हम कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल इंसान के नेचुरल पावर को बैलेंस तरीके से डेवलप करने की जो एक्टिविटीज होती हैं उसे योग कहते हैं। योग हमें खुद को फिजिकली कंप्लीट प्रैक्टिकल बनाने के रिसोर्सेज मुहैया करवाता है और एक तरह से देखा जाए तो योग इंडिविजुअल पावर और कुदरती ताकत को साथ मिलाने का एक जरिया है। लेकिन कैसे है ये जरिया? हमारे साथ इस पर पूरी बातचीत के लिए स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आश्रम परंपरा के फाउंडर और रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्कर मिश्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की असिस्टेंट प्रोफेसर निकिता शर्मा और एनसीईआरटी में एनएसटीसी के मेंबर गजानन लोंढे। शुरुआत में डॉक्टर पुष्कर मिश्र आपसे करूंगी। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो उसके लिहाज से आप योग को किस तरह से डिफाइन करेंगे और साथ ही एक समृद्ध समाज की हम जब बात करते हैं उसमें इसका किस तरह से महत्व है और क्या महत्व है? जैसा आपने योग को दर्शन संज्ञा दी है, भारतीय परंपरा में षट दर्शन का बहुत महत्व है। षट दर्शन दार्शनिक धारणा का पहला क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है, जिसमें प्रधानतः 6 दर्शन लिए गए हैं। पहला दर्शन मीमांसा है, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा जा सकता है। दूसरा दर्शन उत्तर मीमांसा, जिसको हम साधारणतया वेदांत नाम से जानते हैं। तीसरा न्याय है, चौथा वैशेषिक है, पांचवा सांख्य है और छठा योग है। योग भारतीय परंपरा में, भारतीय मनीषा में एक संपूर्ण दर्शन है और इस दर्शन को एक व्यवस्थित रूप देने का काम महर्षि पतंजलि ने किया था, जिनका पातंजल योग सूत्र जगत प्रसिद्ध है। इसके अलावा योग पर बहुत सी रचनाएं हुई हैं। हठ योग प्रदीपिका हुई है, क्रिया योग का भी बहुत महत्व बताया जाता है और इसमें नाद योग भी आ जाता है, इसमें लय योग भी आ जाता है। इस प्रकार योग की विभिन्न विधाएं लोक में प्रचलित हैं और इन समस्त विधाओं का जो वैविध्य है वही संपूर्णता के साथ में योग की प्रज्ञा है, यानी कि योग को समझा जा सकता है। गजानन जी, आपके नज़रिए से योग क्या है, इसे आप कैसे डिफाइन करते हैं? हम सब आनंद में सुखी रहना चाहते हैं। हमारे जो दैनंदिन जीवन है इसमें सुख में कुछ बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं शरीर के कुछ दुख व्याधि हो या मन में कोई परेशानियां हो या हमारे जीवन में हमारा जीवन का लक्ष्य साध्य होता नज़र नहीं आ रहा हो, तो ये बाधाओं से हम सदा आनंद में नहीं रहते हैं। तो ये सारी बाधाओं को पार करके हम जीवन के लक्ष्य को या हम सदा आनंदित कैसे रहे, इस प्रक्रिया को एक सहज भाषा में मैं योग को देखता हूँ। निकिता जी, आप आयुर्वेद में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन आयुर्वेद और योग किस तरह से कनेक्टेड हैं? बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आयुर्वेद और योग दोनों में बहुत समान हैं। जैसे चरक संहिता में लिखा गया है, योगो मोक्ष प्रवर्तक है, मोक्ष को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन योग है। और आयुर्वेद भी हमें यही प्रयत्न करता है कि हम मोक्ष यानी जो अत्यंत दुख की निवृत्ति है उसके द्वारा हमें
प्राप्त हो जाए, और उसका जो श्रेयस्कर मार्ग बताया गया है वो योग ही बताया गया है। आयुर्वेद में भी व्याधियों की चिकित्सा करने के बारे में बताया गया है। योग में भी व्याधि, जिसको गजानन सर ने एक दुख की निवृत्ति और सुख की अनुभूति बताई गई है, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी योग है। तो आयुर्वेद और योग साथ साथ, वैसे तो ये दोनों डिफरेंट पैथीज है, बट साथ साथ ये यदि काम करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन प्रयोजन है, वो व्याधियों का नाश करना और सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्रवृत्ति करना। जी, पुष्कर जी, योग तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम आज के वक्त की बात करते हैं तो आज हम बहुत कॉमन इसको देख रहे हैं। तो आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? ऐसा क्यों हो गया है और कितनी आज के वक्त में इसकी ज़रूरत भी है? योग जो है ये सर्वकालिक है। जब से मनुष्य मात्र इस पृथ्वी पर है तब से योग है, और उससे पूर्व भी योग है। योग का एक सामान्य अर्थ अगर हम करें, जिसको हम कहें उसका लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ समझना चाहें, तो योग का अर्थ है युक्त होना। और जब भी यह युक्ति यानी कि योग आता है तो अपने साथ बहुत, या यूं कहें कि अपार शक्ति लाता है। इसलिए योग का महत्व चिरकाल से है। ये सच, बहुत से ऋषि मुनि और भारत के विभिन्न परंपराओं में योग सदा से प्रचलित रहा है। इसका अभ्यास भी होता रहा है, इसकी साधना और तप भी होती रही है। वर्तमान समय में चूंकि संवाद और संचार के माध्यम बहुत तीव्रता के साथ विकसित हुए हैं, और अब जितनी भी लोकल चीज़ें हैं वो लगभग ग्लोबल हो गई हैं। इस कारण से योग का प्रचलन अब पूरे विश्व में हुआ है। योग से लाभ मिल रहा है, योग से जीवन सहज, सरल और स्वाभाविक हो रहा है। इसमें एक सहजता से आनंद की अनुभूति हो रही है। इस कारण से योग जो है वो प्रचलित हो रहा है। योग जो पातंजलि योग सूत्र में आया है, उसको उन्होंने कहा है योग चित्तवृत्तस्य निरोधा, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध, यह योग है। योग की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, इसके अंतर्गत ये आ जाता है, चित्त को हम चेतना या कॉन्शियसनेस के रूप में समझ सकते हैं, और उस चेतना या कॉन्शियसनेस का जो स्वरूप है वो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उस चेतना से चित्त में जो वृत्तियां विभिन्न उत्पन्न हो जाती हैं हमारे विभिन्न संस्कारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, उनसे हम कैसे उनको अंतर्मुखी बना लें, और अंतर्मुखी होते ही, वृत्तियों के अंतर्मुखी होते ही उनका निरोध हो जाता है, और यही योग हो जाता है, यही योग है। और इस स्थिति में जो चेतना है या चित्त से चेतना है, तो जो चित्त है वो अखिल ब्रह्मांडमय हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का एकाकार हो जाता है। मनुष्य स्वयं ब्रह्म हो जाता है, आत्मा हो जाता है, और उसके अंतर्गत संपूर्ण जो दृष्ट अदृष्ट जगत है वह उसके अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। यह योग की कल्पना चिरकाल से रही है। धीरे धीरे आंशिक रूप से ही इसका परिचय पूरी धारा में के मनुष्यों को हो रहा है, और वो इसका लाभ ले रहे हैं। जी, गजानन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी अप्रोच में आज के वक्त की बात करें, अगर किसी भी इंडिविजुअल के नज़रिए से देखें तो योग क्यों ज़रूरी है? आज हम जीवन को एक साइलोज में देखते, टुकड़ों में देखते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का असर हमारे जीवन में होता है, ये पूर्णतः से नहीं सोचते हैं और नहीं
उस तरह की हमारी लाइफस्टाइल या जीवन शैली है। इसी तरह जब हम किसी व्याधि का क्योर करते हैं, कोई डिसीज़ हो या हमारी जीवन दृष्टि है, हम उसे भी बहुत टुकड़ों में देखते हैं और इसी तरह जीते हैं। अगर हमें हमारे जीवन का लक्ष्य सक्सेस है तो ये सक्सेस भी हम बहुत लिमिटेड और टुकड़ों में सोचकर उसी के पीछे भागते हैं। हम जीवन को समग्रता से देखते नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी को फीवर आया है तो हम सिर्फ पैरासीटामोल लेकर फीवर को कम करते हैं, तो वो एक टुकड़ों में या एक अंग से देखने वाली बात है, पर उसका जो रूट कॉज कि फीवर क्यों आया है। इसी तरह हमारे जीवन शैली में आज हम भारत में या पूरी दुनिया में ये देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत बढ़ रहे हैं और भारत डायबिटीज़ का कैपिटल है, हाइपरटेंशन का कैपिटल है, ये कह रहे हैं। और उसका हम जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर की कोई गोली हमें ठीक करे। अगर हम समग्रता से देखें कि डायबिटीज़ की शुरुआत कहाँ होती है या हाइपरटेंशन की शुरुआत कहाँ होती है, तो ये सिर्फ शरीर यानी स्थूल शरीर कहते हैं या जो ग्रॉस बॉडी है, ये ग्रॉस बॉडी में नहीं है। ये ग्रॉस बॉडी में हमारी चेतना है या एनर्जी कहते हैं हम, या एनर्जी से भी पीछे जो हमारा मन है, मन में एक स्थायी भाव या स्टेट ऑफ माइंड हम कहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ माइंड से हमारी चित्त वृत्तियाँ जागती है कि हम किस तरह से सोचते हैं। हम कर्म की बात करते हैं, कर्म ये हाथ से होने वाला कर्म, वो तो टेंजिबल या दृश्य कर्म है, बाहर दिखने वाला काम है, पर जो भी हम सोचते हैं उससे हम बनते हैं। हम पॉजिटिव सोचे, हम सकारात्मक सोचे तो हमारा सारा शरीर, सारा जीवन सकारात्मक हो जाता है। फिर हमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। तो योग आज इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को समग्रता से देखें और जीवन के उत्कर्ष को, हम जो सक्सेस का डेफिनेशन है उसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू से ना देखें। जैसे इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं आज तो जीडीपी बहुत प्रधान हुआ है कि जितना हम ज़्यादा पैसा कमाए या खर्च करें उतने हम प्रॉस्परस हैं। तो एक्चुअली हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी हमारे जीवन को ये इस दृष्टि से देखना चाहिए कि मैक्सिमाइजिंग वेलबीइंग विथ मिनिमाइजिंग कंजम्पशन। तो वेलबीइंग को या जीवन जिस तरह से हम आनंद से जिए उसको सामने रखकर जीना चाहिए। और योग हमें ये सारी बातों को सिखाता है। योग जनरली आसन या जिस तरह से आज हर तरह के योग आए हैं, पावर योग हो, वाटर योग हो, तो ये योग नहीं है, वो तो कवायद है। योग एक समग्रता की दृष्टि से जो स्थूल शरीर से जो प्राण जो शरीर को चलाता है, जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो लाइफ फोर्स उससे भी सूक्ष्म जो मन है, जो मन में हमें विचार आने पर ही हम कुछ काम करते हैं, तो वो मन को ठीक करने को, मन को स्ट्रेंथन करने का काम होता है। उसके भी परे जो मन को भी विवेक से, जो बुद्धि हम उसको कह सकते हैं, वो विवेक और उससे भी अति सूक्ष्मतम जो हमारा आनंदमय कोश या आत्मा भी कह सकते हैं, जिसके कारण हम है, तो ये पांचों लेयर पर योग काम करता है। और अंदर से अगर हम ठीक हो जाए तो बाहर हमें कोई डिस्टर्ब या बाहर से कोई हमें रोग नहीं हो सकता। तो ये योग का समग्रता से देखना आज के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर टोटलिटी में कहा जाए कि आपको अपनी आप डिजीज फ्री रहना है तो इसलिए योग ज़रूरी है। डिसीज ही प्रिवेंशन पे फोकस करें तो क्योर की ज़रूरत नहीं है। जी जी। निकिता जी, अब डिजीज़ की बात चल रही है, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जितना डिजीज़ को डिफाइन किया जाता है कि आपकी बॉडी में बैलेंस और इम्बैलेंस, यही कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो यानी कि आप बीमार हो गए हैं। तो आयुर्वेद में जब
किसी भी बीमारी का इलाज किया जाता है तो उसमें योग को कैसे कनेक्ट किया जाता है, योग को कैसे उसमें जोड़ा जाता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो डिसबैलेंस जो हो जाता है तीनों दोषों में, वात पित्त कफ में, तो वो आयुर्वेद में माना जाता है कि वो व्याधि का कारण है, या कोई भी डिजीज़ है उसका जो ऑल टुगेदर जो रिजल्ट है वो इन तीन दोषों की साम्य अवस्था में जब गड़बड़ी हो जाती है तो वो व्याधि का कारण होता है। हमारे जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हम आयुर्वेद के द्वारा भी इलाज करते हैं और साथ साथ योग को भी हमने अपनाया हुआ है, और हमने ये देखे हैं रिजल्ट भी कि अलोन अगर आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट दिया जाए उसके कंपैरिजन में यदि हम योग को भी इंक्लूड किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि देखा जाए तो योग, जैसे कि सर ने बोला कि हमारे इनर सेल्फ के कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करने के लिए योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो जब किसी व्याधि से ग्रस्त रोगी को ये पता चल जाता है कि वो किसी व्याधि से ग्रस्त है तो एक स्ट्रेस फैक्टर, एक एग्जाइटी फैक्टर आ ही जाता है। तो जब आयुर्वेद के साथ में योग को हम कोलैबोरेट करके उस व्याधि का जब निराकरण करने की कोशिश करते हैं तो योग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को कम करने में। और ये देखा गया है कि जब ये मानसिक जो ये भाव है जब ये रेगुलेट हो जाते हैं तो जो एक पेशेंट है वो कोई भी डिजीज़ से यदि वो ग्रसित है तो उसकी रिकवरी स्पीड अप हो जाती है, उसकी रिकवरी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो इसीलिए अभी हमने देखा भी है कि एम्स में भी जो CIMR है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च, उसमें उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ साथ में योग को भी कोलैबोरेट करा है, योग को भी इंक्लूड करा है। और न्यूरोलॉजी जैसे केसेस जैसे माइग्रेन हो गया या वेसोवेगल सिंकोप हो गया या कार्डियोलॉजी में भी उन्होंने देखा है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और इन रिसर्चेस को जो अच्छे इंडेक्स जर्नल्स जो माने गए हैं उसमें भी इन लोगों को बहुत अच्छी रिकग्निशन मिली है। तो बिल्कुल आयुर्वेद के साथ में जब योग को हम कोलैबोरेट करके या एक प्रोटोकॉल बना के जब उस व्याधि को ट्रीट करने की कोशिश हम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले गए हैं। क्योंकि आयुर्वेद में व्याधि के ऊपर काम किया जाता है और योग में व्याधि के साथ साथ उसके मानसिक चिकित्सा भी की जाती है। जी, पुष्कर जी, आप आश्रम परंपरा के फाउंडर हैं, तो आश्रम और हम योग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ज़रूरत की बात करें तो वो आप कैसे बताएंगे उसको? आश्रम परंपरा एक लोक अभियान है जो मनुष्य में श्रेयस और अभ्युदय की दिशा में काम कर रही है। मनुष्य का अभ्युदय, उसके कई कारक हैं और ऐसे हमने 9 कल्प आश्रम परंपरा के निर्धारित किए हैं। उन 9 कल्पों में एक कल्प आयुर्योग का भी है। जैसे ये हमने एक नया पदबंध आविष्कृत किया है जिसको हम आयुर्योग कह रहे हैं। आयुर्योग से हमारा अर्थ है, आयुर जो है वो औषधीय पक्ष को देखता है। जैसे किसी व्याधि का क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, औषधि के माध्यम से या अन्य पद्धतियों के माध्यम से। जबकि उसी में हमने आयुर्योग कहकर योग जो जोड़ा है, उस योग से हमारा अर्थ है कि जीवनचर्या, जीवन शैली वह कैसे ऐसी बने कि हम व्याधि रहित जीवन जी सकें। ऐसा भी है कि जिस दिन इस शरीर का निर्माण हुआ उसी दिन इसमें व्याधि भी आ गई। व्याधि को कम कैसे करना, उससे मुक्त कैसे होना, यह हमारी चर्या पर बहुत निर्भर करता है। और उस चर्या में, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 अंग बताए योग के, उसमें पहला है यम। यम का अर्थ होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि संयम। हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, यह संयमित ढंग से कैसे भोग करें। योग जो है ये भोग विरोधी नहीं है, भोग का रेगुलेशन है। क्योंकि योग ये भी कहता है कि चेतना से चेतना का योग ही सृष्टि का कारण है। जैसे नर्मदा का योग जो है वो सृष्टि का कारण है। तो योग जो है उसके संयम की बात करता है, मर्यादा की बात करता है। इसलिए जो पहला पक्ष है योग का वह यम है, यानी कि संयम के साथ कैसे जीवन जिया जाए।
दूसरा पक्ष इसका नियम है। नियम जो है ये भी वो सेल्फ रेगुलेशन है, तो ये सेल्फ रूल है, यानी कि अपने लिए मनुष्य स्वयं कुछ नियम निर्धारित करे और उसके आधार पर जीवन को अपने आगे ले जाए। ये इसका दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष आसन है। ये आसन पक्ष ही आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको कई लोग योग के स्थान पे योगा भी कहते हैं, या जिसको और भी तरह से कहा जाता है। तो आसन पक्ष को ही बहुत से लोग योग समझ लेते हैं, जबकि आसन जो है वो तीसरा अंग है योग का। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम, यानी कि प्राण केवल हमारे श्वास प्रश्वास नहीं है। प्राणायाम का भी अर्थ सामान्यतः ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में ले लिया जाता है, केवल वो उतना मात्र नहीं है। बहुत ही डीपली कहें कि बहुत ही डीपली नॉलेज आपने दी है पुष्कर जी, लेकिन योग की ज़रूरत को बहुत अच्छे से आपने बताया है। लेकिन अब इसके बाद एक स्टेप आता है कि किस तरह से लोगों के जो लाइफ हैं उसमें इसको हिस्सा बनाया जाए। तो गजानन जी, ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी। एनसीईआरटी में आप कनेक्टेड हैं, एनएसटीसी से जुड़े हैं, तो जो योग है वो इसका हिस्सा बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है? जैसे योग के बहुत सारे लेवल्स हैं, कौन से लेवल से स्टार्ट किया जाता है और कहाँ से शुरुआत इसकी होनी चाहिए एग्जैक्टली? हम स्कूल में गणित सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, और उसका उपयोग हमें जीवन में होता है। किस तरह से बोलना है, या किस तरह से गणित का हायर एजुकेशन हो या व्यापार में उपयोग हो। इसी तरह हम साइंस भी सीखते हैं। तो जो हम स्कूल में सीखते हैं उसका उपयोग हम जीवन भर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जीवन के जो मुख्य आयाम है, जो आनंद में रहना है, या जीवन का हायर गोल सिर्फ जॉब करना नहीं, पर मेरा जीवन जन्म क्यों हुआ है, ये समझकर जीवन को उसके अल्टीमेट गोल तक मैं कैसे काम करते ले जाऊं, ये समझना हम स्कूलों में सिखाते नहीं हैं। एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस या विजन पर बना है, तो ये फ्रेमवर्क में हमारे स्कूल की शिक्षा एक समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए होनी चाहिए, जिसे हम होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव एजुकेशन कहते हैं। तो इस तरह होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल में 3 नए विषय अभी जोड़ दिए गए हैं। उसमें एक विषय है फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबीइंग। तो ये फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, और शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ हमारा होलिस्टिक वेलबीइंग यानी हम मानसिक रूप से और हमारी दृष्टि के रूप से कैसे सकारात्मक भाव या वेलबीइंग में, स्वास्थ्य में रहे, इसके लिए है। इसमें योग कंपलसरी एक यूनिट है। इसी तरह आर्ट एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, ये विषय भी कंपलसरी किए हैं कक्षा 3 से 10वीं तक। आपने और एक प्रश्न पूछा था, इसके लेवल क्या होते हैं। तो पुष्कर जी ने ये अष्टांग योग की बात कही है। तो अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये बाह्य अंग कहते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो कर सकते हैं। तो ये स्कूल के योग यूनिट में हमने यम नियम यानी जो बाहर लोगों के साथ हम कैसे बर्ताव करें, हमारे जीवन में डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे हो, तो इसके 5 यम है, 5 नियम है। तो ये कक्षा 3, 4, 5 में यम नियम के साथ हमने उसकी कहानियों के रूप से शुरुआत की है। इसी तरह आसन की बात होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। तो साधारण एक शुरुआती आसन होते हैं, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस होती है, जिसे हम शिथिलीकरण या लूजनिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, और फिर आसन होते हैं। और प्राणायाम जो प्रक्रिया अभी जैसे ब्रेथ रेगुलेशन भी कहते हैं, पर प्राण यानी हमारे जो मेजर सिस्टम्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन का है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम हमें तो पता नहीं चलते कैसे चल रहे, पर वो बहुत अच्छी तरह
चलनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो हमारे सारे नरिशमेंट और हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो गया तो हम विचलित हो जाते हैं, बहुत सारे हाइपरटेंशन जैसे रोग भी आ जाते हैं। तो ये अंदर की सारी सिस्टम्स ठीक चलने के लिए प्राणायाम होता है। और ये चलता तो सांस से है, सांस से हम कहते प्राण शक्ति ले रहे हैं। तो ये प्राण शक्ति हमारे लंग्स के द्वारा सारी प्राण शक्ति हमारे शरीर में जाती है और ये सारे सिस्टम्स को ठीक करती है। इसके साथ नर्वस सिस्टम भी जुड़ी है। जब प्राणायाम को हम रेगुलेट करते हैं तो हमारे दो तरह के नर्वस सिस्टम होती है। एक नर्वस सिस्टम जैसे हार्ट बीट अपने आप चल रहा है तो ये नर्वस सिस्टम से ही चलता है। जैसे हमारे ब्रीदिंग हो रहा है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन हो रहा है या किडनी फंक्शन कर रही है, तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होती है। तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम का बहुत उपयोग होता है। तो उसमें एक और प्रक्रिया है जो हार्मोन्स हम कहते हैं साइंटिफिकली, उसको एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे सारे शरीर में हार्मोन्स छोड़ते हैं, उसका फीडबैक सिस्टम भी होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम का बहुत उपयोग होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से चले तो हमारे अंदर की सारी सिस्टम ठीक चलती है। तो प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली और प्राण को रेगुलेट करने की प्रक्रिया है। तो वो हम 8 वर्ष के बाद, जब हमारे लंग्स का डेवलपमेंट पूरा होता है, उसके बाद हम प्राणायाम की साधारण प्रैक्टिसेस होती है कि ब्रीदिंग कैसे करना है। बहुत बार जैसे छोटे बच्चे ब्रीदिंग करते हैं तो वो सही होता है, पर हम वो भूल जाते हैं। हम उल्टा ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं। जैसे हम सांस ले तो पेट फूलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हवा ऑक्सीजन अंदर आने के लिए जगह होनी चाहिए। तो वो हम सिंपल डीप ब्रीदिंग कैसे हो, फिर सेक्शनल ब्रीदिंग कैसे हो। कई बार हमें साइंटिफिकली एनाटॉमी हम अलग से सीखते हैं कि लंग्स में 3 भाग होते हैं, पर लंग्स में 3 भाग क्यों होते हैं, फिर वो 3 तरह से सेक्शनल ब्रीदिंग हम कैसे कर सकते हैं, उससे हमारे शरीर के अलग अलग भाग उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया प्राणायाम से होती है। और इसी तरह फिर जो इंद्रियों की बात होती है, जो अंतरंग कहते हैं योग के, जो मन को कैसे सुधारा जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। आजकल हम कहते हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, पर मुझे तो ये लगता है बच्चों से ज़्यादा हम बड़े लोग ही मोबाइल में बहुत व्यस्त हैं और उससे हमारा अटेंशन स्पैन भी हम कहते बिगड़ा हुआ है। तो हम एक किसी वस्तु पे या जो हम करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये योग में जो कंसंट्रेशन या धारणा की बात कही गई है, तो इसके भी सिंपल प्रैक्टिसेस है। जैसे हम योग में आई एक्सरसाइज भी कह सकते हैं या उसको त्राटक भी कहते हैं, कि हम किसी एक वस्तु पे कंसंट्रेट करें, हमारा सारा कंसंट्रेशन एक जगह हो, तो वो शक्ति बढ़ाए कंसंट्रेशन की। तो ये स्कूल में अगर हो जाए तो बच्चे कंसंट्रेशन भी से चिल्ड्रन आर एबल टू कंसंट्रेट एट देयर विल, तो ये शक्ति बढ़ जाए तो जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रारंभिक जो विद्यालय में, स्कूलों में टेक्निक सीखने के बाद बच्चे फिर उसकी साधना जीवन भर कर सकते हैं। तो एक बार हमने सीख लिया अभी मैं योगी बन गया, ऐसे नहीं है, हमें जीवन भर योग करना है, और वो स्कूल से हम शुरू कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल योग डे 21 जून को भले ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन योग हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है, हमारे लिए लाजमी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गजानन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंटरनेशनल योग डे पे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको खूब पसंद आया होगा, और आप क्या नज़रिया है, आप अगर हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।